सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। कल हमने देखा था कि ईसीजी को बेसिक ग्राउंड्स पे डिसाइफर कैसे किया जाता है, लेकिन हमने उसकी लीड्स के मुतलिक और उसको ईसीजी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं इस मुतलिक हमने ज़्यादा डिटेल नहीं देखी थी। आज एक तो हम दोबारा से देखेंगे कि ईसीजी को डिसाइफर कैसे किया जाता है, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लीड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ईसीजी में हमारे पास सबसे पहले पी वेव, फिर एक सेगमेंट होता है आइसो इलेक्ट्रिक का, जहां पर हमारे पास कोई चेंज नजर नहीं आ रहा होता। फिर हमारे पास आता है एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर एक आइसो इलेक्ट्रिकल फेज आता है, और फिर हमारे पास आ जाती है हमारी टी वेव। पी वेव क्या शो करती है? हमारा एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है। क्यू आर एस हमारे पास क्या शो करता है? हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहा है। टी वेव हमारे पास क्या शो करती है? कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिपोलराइज हो रहा है। अब कुछ इंटरवल्स और सेगमेंट्स भी होते हैं हमारे पास। तो पहला होता है हमारे पास पी आर इंटरवल। अगरचे हम मैयर तो इसको क्यू वेव तक करते हैं, लेकिन इसको पी आर इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि बाज ईसीजी लीड्स में या बाज लोगों में ये क्यू वेव प्रॉपर नहीं आती, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है पी आर इंटरवल का। उसके बाद हमारे पास एक होता है क्यू टी इंटरवल, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यू वेव टिल द एंड ऑफ द टी वेव। ये दो हमारे पास इंटरवल इंपॉर्टेंट होते हैं। उस और एक इंटरवल होता है हमारे पास एस टी इंटरवल, ऑल दो ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सिग्निफिकेंस हो जाएगी इसकी। अब कुछ हम सेगमेंट्स की बात कर लें। इंटरवल और सेगमेंट में क्या फ़र्क बताया था मैंने? फ़र्क ये था कि अगर तो आपने एक वेव और एक आइसो इलेक्ट्रिक जो पार्ट है उन दोनों को इन्वॉल्व किया है तो आप इसको कहेंगे इंटरवल। लेकिन अगर आपने दो वेव्स के दरमियान का आइसो इलेक्ट्रिक पार्ट लिया है, आइसो इलेक्ट्रिक पार्ट वो पार्ट है जहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नहीं आ रही, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन। अगर आपने दो वेव्स के दरमियान का आइसो इलेक्ट्रिक पार्ट लिया है तो उसको हम कहते हैं कि ये सेगमेंट है। जैसे एस वेव और टी वेव के दरमियान का जो ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं एस टी सेगमेंट। फिर हमने देखा था कि हर टाइम इंटरवल का जो है वो हर वेव जो या जो भी इंटरवल आ रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना होता है। पीआर इंटरवल के बारे में हमने कहा था 0.18 होता है, जबकि इसकी जो रेंज है 0.12 सेकंड से 0.2 सेकंड्स तक होती है। और जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है वो हमारे पास 0.08 सेकेंड्स, और ये 0.1 सेकंड तक भी जा सकता है। क्यू टी इंटरवल के बारे में हमने बात की थी कि नॉर्मली ये 0.4 होता है, या फिर बाज बुक्स के नज़रिए 0.36 भी हो जाता है नॉर्मली। और अप टू द लेवल ऑफ 0.43 अगर ये है तो फिर ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें जो थी हमने कल डिस्कस की थी। और अगर हम इसको आज थोड़ा मज़ीद बेहतर तरीके से देखें तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास पी वेव कब आई? जब हमारा एट्रिया जो है वो अभी डीपोलराइज होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे गौर ये करना है कि इस जो ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें हमारे पास कंप्लीट एट्रिया हमारा डीपोलराइज हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास वेव जो है नहीं आई, बल्कि आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट आया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने आपको कल ही बताई थी, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्योंकि जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी पूरे एट्रिया में, तो सेल के बाहर आपके पास कंप्लीटली नेगेटिविटी आ जाएगी। दोनों इलेक्ट्रोड आपके नेगेटिव पोटेंशियल पे हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम पोटेंशियल में होते हैं, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं आता, तो आपका जो ग्राफ है, जो ईसीजी मशीन है, वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो ड्रॉ करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी चेंज नहीं आ पा रहा। इसलिए आपके पास सबसे अच्छी वेव कहाँ आती है? जब आपका पार्ट हाफ डिपोलराइज हो चुका हो और अभी हाफ होने वाला हो। जैसे कि आप ये पी वेव में देख रहे हैं कि एट्रिया की डिपोलराइजेशन जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हो गई है, इसलिए हमारे पास पी वेव आई। जब ये कम्प्लीटली डिपोलराइज हो गया तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट आया। इसी तरह जब हमारा वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ डिपोलराइज होना तो हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया। लेकिन जब हमारा वेंट्रिकल कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं,
अब हमारा जो वेंट्रिकल है ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया है, तो हमारे पास फिर से कौन सा सेगमेंट आया, एक आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट आ गया। वही वजह, क्योंकि अब पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज है तो कोई इलेक्ट्रिक का चेंज जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो मैयर नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे पास फिर से आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक ना मजे की बात है, वो ये कि देखें अल्लाह ताला ने कैसा कमाल का निज़ाम बनाया है कि जो पार्ट सबसे पहले डीपोलराइज हुआ, होना तो ऐसे ही चाहिए था कि सबसे पहले रीपोलराइज भी वही होता, लेकिन रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के केस में जो है हमारे पास उलट हो जाती है कि वो पार्ट जो सबसे पहले हमारे पास होता है डीपोलराइज, यानी कि ये पार्ट ये सबसे एंड तक डीपोलराइज रहता है, और ये पार्ट जिसने सबसे एंड में डीपोलराइज होना था ये सबसे शुरू में रीपोलराइज होता है, यानी कि रीपोलराइजेशन जो है वेंट्रिकल्स में ये उलट होती है। अगर डीपोलराइजेशन हम कहें फ्रॉम द अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, तो रीपोलराइजेशन फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ये ऑपोजिट हो जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास टी वेव भी जो है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर ये ऊपर से नीचे आता तो हमारे पास टी वेव जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती, जो कि बाद दफा हम इसी चीज में आगे देखेंगे भी, जब हम कार्डिक अरिथमिया देखेंगे कि इन्वर्टेड टी वेव क्यों आती है हमारे पास। तो अब वेंट्रिकल का वो पार्ट जिसने जो सबसे लास्ट में डीपोलराइज हुआ था वहीं से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई, तो हमारे पास टी वेव आई, और जब कंप्लीटली हमारा वेंट्रिकल रीपोलराइज हो गया तो फिर से हमारे पास ये एक आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट आ गया। ये सारी बातें आपको कल बता दी थी, आज फिर से हमने एक अच्छे से इसको रिव्यू कर लिया है। अच्छा, इस डायग्राम के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि याद रखना है जब भी इलेक्ट्रोड अपने सेम पोटेंशियल में होगा तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हो रही है। लेकिन इसी को समझने का एक और तरीका भी ये है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोड है वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब भी डीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी तो आपका जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब ये वेव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रही होगी तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपको नेगेटिव वेव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। बात वही है, बस बयान करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं कि जब आपकी वेव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगी, यूं समझे करंट का फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो आप पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगे आपका इलेक्ट्रोड, और जैसे ही ये रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, तो आपके पास जो आएगी वेव वो हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात थी जो इस हमने डायग्राम के मुतालिक भी क्लियर कर ली। अब हम आते हैं लीड्स की तरफ। हमने कल बात की थी कि हमारे पास तीन तरह की लीड्स हैं हमारे ईसीजी में। नंबर वन बाइपोलर लिम्ब लीड्स, नंबर टू ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स, और नंबर थ्री हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड्स को। बाइपोलर लिम्ब लीड्स में देखें हमारे पास तीन लीड्स हैं, लीड वन, लीड टू और लीड थ्री। कितनी लीड्स हैं हमारे पास? तीन लीड्स हैं, लीड वन, लीड टू और लीड थ्री। अब लीड वन का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपके लगा हुआ है लेफ्ट हैंड पे इधर, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो लगा हुआ है आपके राइट हैंड पे। यहाँ ऊपर से आप देख भी सकते हैं, ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना देती हैं तीन लीड्स, कि आपके राइट हैंड पे लगता है इसका लेफ्ट और नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल लगता है आपके लेफ्ट हैंड पे। और अगर हम बात करें लीड टू की, तो लीड टू का भी नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आपके पास लगता है आपके राइट हैंड पे यहाँ पर, और इस लीड टू का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो सॉरी जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो आपके पास लगता है लेफ्ट लेग पर, जो कि शो हो रहा है हमें यहाँ से, ये वाला पॉजिटिव। अगर हम बात करें लीड थ्री की, तो लीड थ्री का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो अटैच होता है हमारे साथ हमारे
लेफ्ट हैंड पर, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास अटैच होता है हमारे लेफ्ट लेग पर। इस लिम्स की जो अरेंजमेंट है, ये जो लीड्स के अरेंजमेंट है, इसमें आप देखें हमने राइट हैंड लिया, हमने लेफ्ट हैंड लिया और हमने लेफ्ट लेग ली। ये तीन हमने लीड्स यूज की हैं, तीन लिम्स अपने यूज किए हैं और इन पर एक लीड्स लगा दी हैं। अब याद रखने के लिए कि कौन से टर्मिनल्स कहाँ पे होते हैं, ये आसान तरीका ये है कि आपने याद रखना है कि जो राइट आपका हैंड है, इस पर हमेशा नेगेटिव टर्मिनल लगते हैं, चाहे वो जौन सी मर्जी लीड के हों। यानी कि आप ये देखें, लीड 1 का भी नेगेटिव और लीड 2 का भी नेगेटिव जो है हमारे पास राइट हैंड पे लगे हैं। और जो हमारे पास जो हमारा लेफ्ट फुट है, इस पर दोनों पॉजिटिव लगते हैं। कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं वो? एक तो वो लीड 2 का पॉजिटिव होता है, दूसरा वो लीड 3 का पॉजिटिव होता है। और जो पीछे आपके पास एक बच गया आपका लेफ्ट हैंड, उस पे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जब आप इन दोनों की अरेंजमेंट सही कर लेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि तीसरे में हमने क्या करना है। इससे एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनता है जिसको हम कहते हैं इंथोवियंस ट्रायंगल। अब आप इसमें याद रखें कि ये जो लीड 1 है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करेगी इस डायरेक्शन में, लीड 2 आपके पास मेजर करेगी इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, और लीड 3 आपके पास मेजर करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द लीड 2, जो है इस डायरेक्शन में करेगी। आपके पास एक ये एक्सिस जो है यहाँ पर बन जाएगा। ये सीधा एक्सिस आपके पास आएगा फ्रॉम योर राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड विद द लीड 1, और ये डाउनवर्ड्स जो आपके पास एक्सिस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं लीड 2 और लीड 3 की वजह से। अब आगे हमने एक लॉ पढ़ना है जिसको हम कहते हैं इंथोवियंस लॉ। इंथोवियंस लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप वोल्टेज ऐड करें लीड 1 और लीड 3 के, तो वो ऑलवेज इक्वल होगा लीड 2 के वोल्टेज के। इंथोवियंस लॉ क्या कहता है? लीड 1 और लीड 3 का जो वोल्टेज है, जब आप उसको सम करेंगे तो उसका आंसर जो है लीड 2 के बराबर आएगा। एक्सिस भी हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अभी जब हम ऑगमेंटेड लीड्स पढ़ेंगे तो मज़ीद आपके पास क्लियर हो जाएंगे एक्सिस। आगे एक और डायग्राम में मैं शो करूँगा। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास लीड 1 और लीड 3 में क्या पोटेंशियल आ रहा है, जो कि बराबर होना चाहिए लीड 2 के पोटेंशियल के। अब यहाँ पर आप देखें लीड 1 कहाँ-कहाँ कनेक्ट है? इस पॉइंट पर कनेक्ट है और इस पॉइंट पर कनेक्ट है। यहाँ पे क्या पोटेंशियल है? प्लस 0.3, और यहाँ पे कितना है? माइनस 0.2। तो प्लस 0.3 और माइनस 0.2 के दरमियान कितना फर्क आएगा? 0.5 का। तो लीड 1 का पोटेंशियल हमने कह दिया जी, लीड 1 का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है 0.5 मिली वोल्ट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं लीड 3 का। लीड 3 कहाँ-कहाँ कनेक्ट है? एक तो हमारे पास यहाँ इसी पॉइंट पे, और दूसरा हमारे फुट में। तो इसका यहाँ पे है 0.3 और लेफ्ट फुट में है इसका 1 मिली वोल्ट। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास लीड 2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.7 मिली वोल्ट। लीड 1 का था 0.5, लीड 3 का था 0.7। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 1.2 मिली वोल्ट। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी लीड 2 में भी प्लस 1.2 मिली वोल्ट है या नहीं। तो लीड 2 कहाँ पर लगी हुई है? एक इसका पॉइंट लगा हुआ है हमारे राइट हैंड पर और दूसरा है हमारे लेफ्ट फुट पर। लेफ्ट फुट पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है प्लस 1 मिली वोल्ट का, और यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास है वो है माइनस 0.2 का। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो आएगा प्लस 1.2 मिली वोल्ट का। तो यही हमने बातें की। ये देखें, वन डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं कि दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। इसमें आपने साइन का खास ख्याल रखना है। 1 माइनस माइनस 0.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1.2 मिली वोल्ट आ गया। जब हमने लीड 1 और 3 को कैलकुलेट किया तो उसका भी हमारे पास 1.2 था और अकेली लीड 2 का भी
1.2 मिलीवोल्ट था। तो यहाँ से हमने इंथोवियंस लॉ को प्रूव किया कि लीड 1 और 3 का पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ लीड 2। ओके, ये तो थी हमारे पास लिम्ब लीड्स। इन्हीं लीड्स को हम यूज करके बना देते हैं ऑगमेंटेड लीड्स भी। असल में लीड्स हम लगाते तो 3 हैं, लेकिन रिजल्ट इनसे हम लेते हैं 6 का। वो 6 कौन सी होती हैं? वो जैसे मैंने आपको कल इस ईसीजी में भी दिखाई थी, कौन कौन सी 6 हैं। एक तो लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ये तो हमने अभी देख ली ना, जो कि कॉम्बिनेशंस थे। लेकिन AVR, AVL और AVF, ये भी हम जो हैं इन्हीं लिम्ब लीड्स के जरिए से ही कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जब हमने पहले बात की कि लिम्ब लीड्स हमारे पास होती हैं बाइपोलर। ये जिनका माइक ऑन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक क्लोज कर लें काइंडली। जब हमने कहा कि लिम्ब लीड्स हैं बाइपोलर लीड्स, तो मतलब हमने कॉम्बिनेशन यूज किया। कैसा कॉम्बिनेशन? लीड 1 में हमने कॉम्बिनेशन यूज किया था राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का। अगर हम ये कॉम्बिनेशन ना यूज करें, दो लीड्स को कर दें, दो लिम्स को कर दें न्यूट्रल, नेगेटिवली उनको पोलराइज करके उनको इतनी हाईली रेजिस्टेंस पे रख दें कि वहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना कर सके, तो वो दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल। और एक हमारा लिम्ब जो है वो पोलैरिटी शो करेगा। तो इसी को हम कहते हैं यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड। याद रखिएगा, इन्हीं लिम्ब लीड्स के जरिए से हम अपनी ऑगमेंटेड लीड्स का रिजल्ट भी हासिल करते हैं। वो कैसे हासिल करेंगे? अगर तो मैंने इन दो को, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को कर दिया जी हाईली रेजिस्टेंट, के यहाँ से कोई करंट ना पास करे, सिर्फ पोलैरिटी शो की मैंने अपने राइट हैंड में, तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा AVR का। किसका रिजल्ट देगा? AVR का। लेकिन अगर राइट हैंड और लेफ्ट लेग को मैंने कर दिया हाईली रेजिस्टेंट, सिर्फ पोलैरिटी आने दी अपने लेफ्ट हैंड में, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो लीड होगी AVL। अगर मैंने इन दोनों हाथों को हाईली रेजिस्टेंट कर दिया, यानी कि बीच में ऐसा रेजिस्टेंट लगाया जिसका 5000 ओम से ज्यादा जिसकी रेजिस्टेंस थी, और इन दोनों पॉइंट से कोई करंट पास ना कर सका, तो सिर्फ जो पोलैरिटी होगी वो कहाँ पे होगी? हमारे लिम्ब, हमारे लेफ्ट लेग में। और यहां से जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा उसको हम कहते हैं AVF, F फॉर फुट, और AV जो है ऑगमेंटेड लीड के लिए हमने वर्ड यूज किया है। ऑगमेंटेड लीड्स का मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ। एक तो ये कि जो दो लिम्स हैं इनको हम कर देते हैं इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं कि ये दोनों, इन दोनों से करंट पास कर ही नहीं सकता। सिर्फ हमारे किसी एक लिम्ब की तरफ करंट जाता है, और उसको हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके जो ग्राफ बनता है उसको वो स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट को आपने रेजिस्टेंस दे दी, सिर्फ राइट हैंड था जिसके पास पोटेंशियल जाना था, तो अब जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहेंगे AVR। अगर आपने राइट हैंड और लेफ्ट फुट को रेजिस्टेंट कर दिया, सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड जो है वो पोलैरिटी कॉज कर सकता है, तो अब आपके पास जो ग्राफ आएगा वो होगा AVL। अगर आपके दोनों हाथ जो हैं वो हाईली रेजिस्टेंट हो चुके हैं, अब आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आपका फुट बनाएगा, और उसको हम कहेंगे AVF। ठीक है, बात समझ आई है ऑगमेंटेड लीड्स की? लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड लीड्स आपकी क्लियर हुई हैं? ओके, अब हम आते हैं कमिंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट लीड्स। अब हम बात करते हैं चेस्ट लीड्स की। अभी तक हमने बच्चों बात की है हमारे लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड लीड्स। ऑल दो हमने इलेक्ट्रोड सेम ही यूज किए, लेकिन उनसे दो मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट हमने हासिल किए। अगर हमने कॉम्बिनेशन यूज किया, उसको बना दिया बाइपोलर, तो हमने उसको नाम दिया बाइपोलर लिम्ब लीड्स का।
अगर हमने उसको बाकी दो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थे उनको रेजिस्टेंट कर दिया और सिर्फ एक ही से पोलैरिटी अचीव की, तो हमने उसको बना दिया यूनिपोलर और नाम दिया ऑगमेंटेड लीड्स का। अब हम आते हैं हमारी चेस्ट लीड्स की तरफ। हमारे पास होती हैं 6 चेस्ट लीड्स, V1 to V6। V1 हमारे पास लगती है हमारे राइट साइड पर, कहाँ पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। V2 हमारे पास लगती है हमारे लेफ्ट साइड पर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। वी जो होती है 4, ये हम लगाते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और इन दोनों के दरमियान आपके निपल के करीब लगती है V3। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के पास लगती है V5 और फिर मिड एक्सिलरी लाइन के पास जाकर लगती है आपकी V6। ये 6 आपने याद रखनी है, इनकी तरतीब याद रखनी है। कलर कोडिंग भी अगर कर लें तो अच्छी बात है। सबसे पहले रेड होती है, फिर येलो होती है, तीसरी को हमने ग्रीन कलर दिया होता है, फिर ब्राउन कलर, ब्लैक और लास्ट में हमारे पास होती है पर्पल कलर। ये इसकी कलर कोडिंग होगी। और पोजीशंस क्या थी? सबसे पहले राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिर लेफ्ट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बाद V4 जो है हमारे पास फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। V2 और V4 के दरमियान हम लगा देते हैं V3। और V5 हमारे पास लगती है हमारे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के पास। और V6 हमारे पास लगती है मिड एक्सिलरी लाइन के पास। तो ये थी चेस्ट लीड्स की लोकेशन। अब जो हम एक्सिस की बात कर रहे थे ना बच्चों, वो हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि क्लियर हो जाए। आपने अगर सोचें कि हम क्यों इतने सारे इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने हार्ट की जो एक्टिविटी है वो हर एंगल से देख सकें। क्योंकि नॉर्मल रिदम रेट कैलकुलेट करने के लिए तो कोई एक एंगल काफी था, लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि किस स्पेसिफिक पार्ट में मसला आ रहा है, आइदर इट इज द राइट वेंट्रिकल और इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, आइदर इट इज द एट्रियम और इट इज द सेप्टा, तो हमें हर एंगल की तस्वीर चाहिए। हर एंगल की तस्वीर को हम आपस में मतलब उनका कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी ठीक हैं और कहाँ खराबी है। जिस एंगल पे खराबी होगी तो वहीं से हम डिटेक्ट करेंगे कि भाई ये स्पेसिफिक पार्ट है हार्ट का जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या इस्कीमिया हो रहा है या हाइपोक्सिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अगर मैं एक्सिस की बात करूं, तो हमने जो लीड 1 लगाई थी वो हमारे दोनों हाथों के दरमियान थी। उसने हमें जो एंगल देना है वो ये सीधी लाइन का एंगल देना है। अगर मैं बात करूं लीड 2 की, जो हमने अपने लिम्स में लगाई थी राइट हैंड और लेफ्ट लेग में, तो उसने हमें दिया था ये वाला एक्सिस। अगर मैं बात करूं लिम जो हमने थर्ड जो हमारे पास आई थी लिम लीड्स की वजह से, उसने वो कहाँ कहाँ कनेक्ट थी हमारे लेफ्ट हैंड और फुट के साथ। तो उससे जो हमारे पास जो पिक्चर आई थी उसका एक्सिस जो है वो तकरीबन ये वाला बन जाएगा। ये एक्सिस से मुराद ये है कि किस एंगल से पिक्चर आ रही है। लिम जो लीड 1 थी उसकी पिक्चर ऐसे सीध में आ रही थी, लीड 2 की आपके राइट हैंड से नीचे की तरफ थी, और लीड 3 की आपके ये लेफ्ट हैंड से नीचे की तरफ थी। अगर हम बात करें एवीआर, एवीएल और एवीएफ की, तो एवीआर हमारे पास क्योंकि राइट हैंड पे था, बाकी दोनों न्यूट्रल थी, तो उसने हमारे पास ये एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया। एवीएल की बात करें, उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड इन्वॉल्व था, उसकी वजह से हमारे पास ये वाला एक्सिस आ गया। और एवीएफ क्योंकि हमारे फुट पर था, तो उसने तकरीबन हमें ये मिड लाइन एक्सिस जो है वो दे दिया। इस तरह हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक्सिस जो है वो ड्रॉ हो जाता है। और हम फिर देखते हैं कि कहाँ पे एक्सिस में डेविएशन आ रही है। अगर तो लेफ्ट साइड पर ज्यादा डेविएट कर जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये इनलार्ज हो गया है। और अगर राइट साइड की डेविएशन हो, तो इसका मतलब है कि
राइट साइडेड डेविएशन हो गई है। ओके गाइस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अभी हम जो है 2 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो हम एक्सिस को डिस्कस कर रहे थे। एवीएल, एवीआर, एवीएफ ने हमें 3 साइड का एक्सिस दे दिया, और लीड 1, लीड 2, लीड 3 ने हमारे 3 साइड का एक्सिस दे दिया। टोटल हमारे पास ये एक 6 जो साइड्स हैं उनका हमारे पास एक कंप्लीट एक्सिस आ गया है इस तरह। और अगर आप कहें कि ये तो फ्रंट साइड से है, बैक साइड से एक्सिस कैसे होगा, तो बैक साइड की वेव एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है जो फ्रंट साइड की वेव है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक वक्त वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में था फ्रंट साइड से, और उसने एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो की है, तो वही इलेक्ट्रोड अगर आप पीछे लगाते तो वो उसी सेम टाइम में अपनी ऑपोजिट पोलैरिटी में होता, और उसने ग्राफ जो है ऑपोजिट बनाना था। यानी कि अगर उसने पहले पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनाई है फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो बैक साइड से उसने जो है हमारे पास ऑपोजिट ग्राफ बनाना था। इसलिए हम पीछे से मेजर नहीं करते, हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको ईसीजी में लेफ्ट साइड की डेविएशन शो होती है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कोई ना कोई मसला है, हो सकता है ये इनलार्ज हो गया हो, तभी जो हमारा करंट है वो ऐसे आने की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे घूम गया है। इसको लेफ्ट साइडेड डेविएशन कहेंगे। अगर राइट साइड पे कोई मसला होगा, राइट साइडेड डेविएशन है, तो हम कहेंगे जो हमारा हार्ट है वो इनलार्ज हो गया, कोई मसला हो गया। ये जो एंगल डेविएशन है ना, और जो एक्सिस डेविएशन है, ये हमारे लेवल पर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी क्लिनिकल साइट्स पर नहीं जाते, और हमने अभी कोई डायग्नोसिस भी नहीं बनाना। हम अभी सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हमारे टीचर्स जो हैं इसको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो एक्सिस के मतलब आपके इतनी नॉलेज जो है वो भी काफ़ी है। कल जो हमने डिस्कस किया था कि एक बॉक्स में कितना टाइम गुजर जाता है, 0.2 सेकेंड का, और हर बॉक्स में कितने स्मॉलर बॉक्स हैं हॉरिजेंटल लाइन में, 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो हर स्मॉल बॉक्स का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 0.04 सेकेंड। और अगर आज हम बात करें कि वर्टिकली हमें ये क्या शो करते हैं, तो वर्टिकली हमें शो होते हैं एम्पलीट्यूड या फिर मिली वोल्ट, कि ये कितना एम्पलीट्यूड कितना मिली वोल्ट का जो ग्राफ है हमारे पास बन रहा है। तो एक जो बॉक्स होता है ना बच्चों, एक बिग बॉक्स, ये वर्टिकली हमें शो करता है 0.5 मिली वोल्ट। अगर एक बिग बॉक्स 0.5 मिली वोल्ट शो करे, और एक बॉक्स में वर्टिकली आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस हों, तो हर स्मॉल बॉक्स जो है आपके पास 0.1 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड जो है वो शो करेगा। और पूरा 1 मिली वोल्ट मेजर करने के लिए हमारे पास कितने बॉक्सेस होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए 2 बॉक्सेस। Two large boxes in the vertical plane shows 1 मिली वोल्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड भी जो है हमारे लेवल पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपको मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, ये हमारे ओरिजिनल ईसीजी में क्या है, कि ये आप जब भी ईसीजी देखेंगे वो स्टार्ट होगी एक ऐसे रेक्टेंगल के साथ, जो कि टच कर रहा होगा आपके 2 बिग बॉक्सेस को। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। और ये शो करती है कि जो आपका जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है 1 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर देखें, अगर ये यहाँ पर शुरू हो रहा है, पहले 2 बॉक्स इसने छोड़ दिए हैं अपने इस बिग बॉक्स के, तो ये इस थर्ड बॉक्स में भी जाकर 2 बॉक्स अचीव कर रहा है। यानी कि टोटल हमारे पास 10 स्मॉल बॉक्सेस ही हैं। यानी कि स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन इस ईसीजी की ठीक है। अगर आपको कोई ईसीजी मिले
जिसकी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन ही ठीक ना हो, यानी कि उसमें ये रेक्टेंगल ओनली वन बिग बॉक्स जितना हो, तो वहां से आप अंदाजा लगा देंगे कि भाई इसकी तो कैलिब्रेशन ही ठीक नहीं है। ये तो जो हमारी वेव जिसका एम्पलीट्यूड नॉर्मली 1 मिली वोल्ट आना था, ये तो उसको 0.5 मिली वोल्ट शो करेगा। हर जो हमारी ग्राफ होगी, जो हर वेव होगी, वो छोटी हो जाएगी इसी वजह से, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन जो है वही ठीक नहीं है। ओके, हमने चेस्ट लीड डिस्कस कर ली, हमने जो है वो ऑगमेंटेड लीड्स, लिम्ब लीड्स, हर तरह की लीड्स हमने डिस्कस कर ली। हमने टाइम इंटरवल्स जो हैं वो कल ही डिस्कस कर लिए थे। रेट रिदम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आज एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, जल्दी से गो थ्रू करते हैं इसको। अगर तो आपके पास, आपने पहले कैलकुलेट करना है कि आपकी ईसीजी रिदमिक है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? रिदम आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दो आर वेव्स के दरमियान बॉक्सेस कैलकुलेट करेंगे। अगर तो हर दो आर वेव्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस इक्वल हैं, तो आपकी जो ईसीजी है वो रिदम में है। फिर हम बात करते हैं कि रेट कैसे कैलकुलेट करना है। रेट आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आप 300 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस जो आपके पास आते हैं। नॉर्मली आपके पास 4 बॉक्सेस आते हैं, 300 को 4 से डिवाइड करने से आपके पास 75 बीट्स पर मिनट का रिजल्ट आता है। या अगर आपके पास बिग बॉक्स में कंफ्यूजन हो रही है कि 2.5 बिग बॉक्सेस हैं, तो फिर हम बिग बॉक्स की बजाय स्मॉल बॉक्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो 15 स्मॉल बॉक्सेस आए हैं। जब आप स्मॉल बॉक्सेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमने फॉर्मूला चेंज करना होता है। हम 300 से नहीं, हम 1500 से उसको डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज 15 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो फिर 1500 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास इस तरह जो है आपके पास जवाब आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट का। रेट हमने देख लिया, रिदम भी देख लिया। फिर हमने बात की थी, हमने देखना होता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल जो है हम कहाँ से देखते हैं? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टिल द एंड ऑफ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस पी वेव टिल एंड ऑफ दिस क्यू वेव। या आप कह लें कि इस आर के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले पहले इसमें हमारे पास तकरीबन 3 से 4 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। आपको पता है कि एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो टाइम इंटरवल है वो 0.04 सेकंड्स है। अगर आपके पास 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम होगा वो 0.16 सेकंड्स का होगा। पी आर इंटरवल कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने देखना था क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस क्यू वेव टिल द एंड ऑफ दिस टी वेव। ये आपके पास तकरीबन 9 से 11 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। टाइम आपके पास जो है तकरीबन ये 0.36 सेकंड से लेकर 0. जो है 4 या 0.4243 सेकंड्स तक जा सकता है। अगर इससे भी आगे जाए, 0.5 सेकंड्स तक जाए, तो आप कहेंगे कि आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो क्यूटी इंटरवल भी देख लिया। अब हम कुछ ना कुछ बात करते हैं शेप की। अब आपने शेप्स याद रखनी है बच्चों हर वेव की, कि पी वेव भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। हमारे पास हमारी क्यू वेव थोड़ी सी डाउनवर्ड आती है। आर वेव हमारे पास फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। एस वेव डाउनवर्ड होती है। एस टी सेगमेंट हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। और टी वेव जो है हमारे पास फिर से एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने देखना है ना, जो डॉक्टर हामिद का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो होता है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट की आपने बच्चों शेप हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये पहले डाउनवर्ड जाए एस वेव, और फिर एक एस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आने के बाद आपके पास टी वेव जो है वो ऊपर की जानिब आए। अब ये देखें, ये तो थी नॉर्मल। अब अगर मैं बात करूं कि ये आ रही है यहाँ पे हमारे पास एस टी एलिवेशन। अब आप यहाँ देखें, एस वेव तो नॉर्मल आई, लेकिन उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक लाइन नहीं आई, बल्कि ये शुरू ही से एक अपर वेव आ गई, तो हम इसको कहते हैं एस टी एलिवेशन। या फिर इस डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगी एस टी डिप्रेशन। तो एस टी एलिवेशन या एस टी डिप्रेशन जो है हमारे क्या शो करती है? अगर तो एस टी एलिवेशन हो और हो भी कन्वेक्स, तो आपको पता चलेगा कि मायोकार्डियल इंफाक्शन, यानी कि आप जो है हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये हो कनकेव, तो हमें पता चलता है ये पेरिकार्डाइटिस की तरफ, यानी इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे पेरिकार्डियम की।
और इसकी एलिवेशन की एक और वजह भी होती है, वो होता है हाइपर कैलीमिया। लेकिन इसका एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है, वो हम कार्डिक एरिथमियाज में डिस्कस करेंगे। अगर एसटी वेव आपके पास डिप्रेस है तो हम कहेंगे कि हो गया है आपको हाइपोकैलीमिया या फिर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। ये भी हम कार्डिक एरिथमिया में देखेंगे इन चीज़ों को। अच्छा जी, अब हमने पीछे बात की मुख्तलिफ लीड्स की। अब मैं आपको थोड़ा सा हर लीड में किस तरह की वेव आती है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो बच्चों याद रखना है, जो हमारे पास V1 और V2 आता है ना, इसमें QRS कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से। और जो आपका AVR है, इसमें भी आपकी जो इस AVR में आपके पास सारी की सारी जो आएंगी ग्राफ्स, वो सारे ही ऑपोजिट होंगे। आपका QRS कॉम्प्लेक्स भी ऑपोजिट है, आपकी T वेव भी ऑपोजिट है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं